विषय पर चर्चा करेंगे। तो मैं इस बात पर थोड़ा सा देर में चर्चा करते हुए सबसे पहले सवाल उठता है कि क्यों हमें इस विषय पर बात करने की जरूरत पड़ी। उसका स्पष्ट कारण है, कोई किसी भी देश की विदेश नीति प्रमुख रूप से दो कारकों पर आधारित होती है। एक आंतरिक परिस्थितियां और दूसरा बाह्य अंतर्राष्ट्रीय परिवेश। यदि इन दोनों में आमूलचूल परिवर्तन होता है तो विदेश नीति में स्वतः परिवर्तन आना अनिवार्य है। और यदि हम 1991 के बाद की परिस्थिति को देखते हैं तो दोनों ही जगह पर बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की बात करें, जैसे कि आपको बताया, 1991 में एक ऐसी टर्निंग पॉइंट था, जैसे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व व्यवस्था बदल गई, उसी तरह से सोवियत संघ और ईस्टर्न पूर्वी यूरोप के देशों का साम्यवाद के विघटन के बाद परिस्थिति एकदम परिवर्तित हो गई। कुछ कहने लगे अब एक ध्रुवीय विश्व बनेगा, कुछ का मानना था द्विध्रुवीय बनेगा, कुछ का बहुध्रुवीय बनेगा। लेकिन मुझे लगता है कि तब से आज तक गैर ध्रुवीकृत विश्व की परिकल्पना है, जिसमें 10-12 ऐसे देश हैं जो प्रथम श्रेणी में शक्ति संयोजन का काम करते हैं, कुछ दूसरी कैटेगरी में उससे कम शक्तिशाली देश है, और फिर बाकी के देशों की बात आती है। तो हम जहां एक सुव्यवस्थित विश्व व्यवस्था, चाहे वो नकारात्मक थी, लेकिन वहां पर स्टेबिलिटी थी। दो महाशक्तियां हैं और उन्हीं महाशक्तियों के सारी विश्व व्यवस्था और विदेश नीति परिचालित। तो एक ऐसी अनसर्टेनिटी के दौर में, अस्थिरता के दौर में आ गए, जिसमें भारत को भी अपने नए विकल्प चुनना है, नई विदेश नीति तय करना है। और ये विश्व व्यवस्था बहुत स्थायी नहीं है। प्रारंभ में ऐसा लगा जैसे अमेरिका एकमात्र विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है, लेकिन बाद में जो 9/11 की घटना हुई, या आर्थिक परिस्थितियां चेंज हुई और आर्थिक संकट आए, और खास तौर से कोविड-19 आया, तो ऐसा लगा कि ये सारा विश्व जो अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है, डिसअरे की तरफ जा रहा है। तो इस तरह के अस्थिर विश्व व्यवस्था में भारत के पास क्या विकल्प है, किस तरह की विदेश नीति अपनाएं, तो अवश्य जरूरी था भारत को भी अपने विदेश नीति के जो ऑप्शंस है, विकल्प है, उन पर सोचना। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में जो परिवर्तन आया 1991 के बाद, वो आया भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण एक ऐसी व्यवस्था थी कि पहले दो प्रकार के आर्थिक समूह थे, एक आपका समाजवादी या साम्यवादी समूह और दूसरा पूंजीवादी। और भारत का जो रास्ता था वो मिश्रित इकोनॉमी का था, जिसमें हम दोनों प्रकार की, कुछ हमारी चीजें साम्यवादी दृष्टिकोण से थी, जैसे कि आपके PSUs थे, पब्लिक सेक्टर, और कुछ हमारी प्राइवेट सेक्टर, इस तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन अब ऐसा लगा सारी दुनिया को, और तीसरी दुनिया को भी, कि अब शायद पूंजीवाद के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। तो हमने भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के नाम पर LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई। और इस ध्रुवीकरण में आर्थिक मुद्दे इतने महत्व हो गए, जो परंपरागत सामरिक, राजनीतिक या सैन्य मुद्दे थे, वो गौण हो गए और आर्थिक मुद्दों पर पहल हो गई। तो इस बाजार में जो नए समीकरण बन रहे थे, नए ग्रुप बन रहे थे, चाहे नाफ्ता हो, EU हो, आसियान हो, ब्रिक्स हो, कुछ भी ले लीजिए, ये सारे जो है आर्थिक गठबंधन बन रहे थे, जो एक नए तरह का क्षेत्रीय संक्रमण का काल था। तो उसमें भारत को भी अपने परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित करना था कि क्या वो पूर्णतः पूंजीवाद की तरफ जाए, या पूर्णतः साम्यवाद की तरफ जाए, या मिश्रित अर्थव्यवस्था रखे। तो ये बड़ा एक मेजर परिवर्तन था। तो ये दो तरह की जो राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन विश्व में आए, तो अवश्य हो गया कि जब किसी भी देश की विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय परिवेश से प्रभावित होती है, तो भारत भी अछूता नहीं है, और भारत को भी विकल्पों पर ध्यान देना। दूसरा कारण रहा आंतरिक स्थिति का। घरेलू स्थिति में भी जितना विकास होता है, जितनी मजबूती होती है, वो आपकी विदेश नीति को तय करती है।
ये नहीं एक विदेश नीति आप बड़े विकल्पों की ले ले और आपकी आंतरिक स्थिति बहुत कमजोर हो तो वो विदेश नीति सफल नहीं हो सकती। तो दो बड़े बदलाव आपको आंतरिक स्थिति में भी देखने को मिली। पहली बात तो एस्पिरेशन, आपकी आकांक्षाओं का बदलाव, कि पहले हम कह रहे थे कि नॉन अलाइनमेंट रहेंगे, गुटनिरपेक्ष रहेंगे, हम पावर ब्लॉक से, सैन्य गठबंधनों से दूरी रहेंगे, सिर्फ मेरिट पर बात करेंगे, हम ईमानदारी से फैसले करेंगे। लेकिन अब स्थिति ये आ गई, इंडिया जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद, खासतौर से पोखरण 2 के बाद भारत ने अपनी आकांक्षा जाहिर कर दी कि अब वो शक्ति में विश्वास रखता है, अब वो एक शक्तिशाली राष्ट्र की श्रेणी में आना चाहता है। और यही नहीं, यदि आप पिछले कुछ दिनों के विदेश मंत्री के भाषण देखेंगे या रायसीना डायलॉग देखेंगे जो हर साल होता है, तो भारत ने कहा अब वो केवल शक्ति नहीं बल्कि एक बैलेंसर, संतुलन बनाने की स्थिति की इच्छा रखता है। तो जरूरी बात है, जो भारत पहले शांति प्रिय स्थिति से समझौते करना चाहता था या पैसिफिक सेटलमेंट की बात करता था, यूएनओ की बात करता था, नॉन अलाइनमेंट की बात करता, डिसआर्मामेंट की बात करता था, अब वो कहता है कि वो शक्ति संघर्ष में हिस्सा लेना चाहता है और केवल हिस्सा ही नहीं, वो एक ध्रुव बनना चाहता है जिससे बड़ी शक्तियों के बीच में शक्ति संतुलन कर सके। तो ये जो आकांक्षा है पिछले 10-15-20 सालों में, इस आकांक्षा के मतलब हो गया कि भारत को नए विकल्पों के बारे में सोचना पड़ेगा। पुराने विकल्प जो डिफेंसिव फॉरेन पॉलिसी थी उससे अब आक्रामक फॉरेन पॉलिसी की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये स्पष्ट हो गया। दूसरी बात, ये केवल आकांक्षा नहीं थी, इसको प्रारूप को लागू करने के लिए भारत ने प्रयास भी किया, अपने आप को हार्ड पावर बनाने का बहुत प्रयास किया। हार्ड पावर का मतलब है इकोनॉमिक और सैन्य रूप से बहुत मजबूत स्थिति पैदा कर। यदि आप देखेंगे पिछले 10-15-20 सालों का इतिहास देखेंगे तो दो तरह से अपनी सैन्य शक्ति का संवर्धन किया। एक, आंतरिक रूप से हथियारों को बनाना या नई तकनीक जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना, और जहां नहीं कर सकते थे वहां बाहर से हथियारों को आयात करना। आपने देखा होगा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम था जो 83 से 88 तक चला, तो 5 मिसाइल भारत ने बनाए, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग, पृथ्वी। अब उनको अपग्रेडेशन की कोशिश की गई कि उनकी मारक क्षमता इंटरकॉन्टिनेंटल हो। इसके साथ साथ LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाए, ध्रुव हेलीकॉप्टर बनाए, आपने गोर्स्खोव एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदा जो विक्रमादित्य आपने नाम दिया, और ब्रह्मोस मिसाइल जो रशिया की मदद से बनाई। ये सारे आंतरिक रूप से अपने आप को एक सशक्त सैन्य शक्ति बनाने की कोशिश की। दूसरी तरफ आपने अमेरिका से चीनॉक और दूसरे हेलीकॉप्टर्स खरीदे, आपने जो है S-400 रशिया से एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदा, और आपने बहुत सारे राफेल खरीदा फ्रांस से। तो इस तरह से आपने दोनों तरफ प्रयास किया कि भारत जो है सैन्य शक्ति के रूप में एक हार्ड पावर बनने के सक्षम हो। आर्थिक रूप से भी आप बार बार देखते हैं अपनी सरकार ने ये संकल्प दोहराया, वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहता है, वो एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है ताकि वो विश्व अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन सके। जैसे कि अर्थशास्त्र के शास्त्री टीचर्स भी होंगे, स्टूडेंट भी, वो जानते हैं यदि आपका वर्ल्ड ट्रेड में शेयर देखें तो इंडिया का 1 से 1.5% और आजकल 1.5 से 2% हिस्सेदारी है। तो इतनी हिस्सेदारी से आप विश्व की बड़ी शक्ति नहीं बन सकते, या कम से कम विश्व के आर्थिक फैसले लेने वाली टेबल पर, चाहे आप G20 में चले जाएं, G8 में चले जाएं, कहीं चले जाएं, लेकिन आप निर्णायक नहीं हो सकते क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन बहुत है। तो इंडिया जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जब बात करता है तो वो अपने आप को आर्थिक रूप से बहुत सशक्त, तो सिर्फ जो है आकांक्षा ही नहीं बल्कि उसको रियलाइजेशन की तरफ स्ट्रेटजीज भी अपनाई। तो ये 2 प्रमुख कारण हैं कि आंतरिक स्थिति में जो पिछले 3 दशकों में जो बदलाव आया और अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में जो बदलाव आया, तो इन दोनों को देख के आज ये सवाल जरूरी हो जाता है कि क्या भारत की विदेश नीति में निरंतरता है या भारत की विदेश नीति बदलाव की तरफ जा रही है। तो ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण हो गया। तो ये भूमिका थी, मुझे लगा, जिससे आपको समझ आएगा कि आज हम इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं निरंतरता की और बदलाव की,
तो बहुत सारे बिंदु हैं जिनमें निरंतरता है, क्योंकि विदेश नीति में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है नेशनल इंटरेस्ट। क्योंकि आप कोई सरकार हो, कोई व्यक्ति हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई विदेश मंत्री हो, मुख्य रूप से ये होता है कि आपके राष्ट्रीय हित कैसे प्राप्त किए जाते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण बात होता है। और उसी राष्ट्रीय हितों को लेकर कोई भी सरकार करती है तो उनकी स्ट्रेटजीज अलग हो सकती है, उनके तरीके अलग हो सकते हैं, रणनीति अलग हो सकती है, उनकी आकांक्षाएं अपेक्षाएं अलग हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीय हितों के गोल पोस्ट भी अलग हो सकते हैं। जब राष्ट्रीय हित के गोल पोस्ट बदल देंगे तो आपकी विदेश नीति की जो परिणति है, आपकी रणनीति है, वो भी बदलनी पड़ेगी। तो खास तौर से यदि मैं कहूं कि पिछले 3 दशक और विशेषकर 2014 के बाद एक नए सिरे से विदेश नीति के बारे में सोचना शुरू कर दिया, और उसका रुझान आपको पता लगता है कि कौन कौन से चेंजेस आपकी विदेश नीति में इस तरह से देखे जाते हैं। सबसे पहला चेंज जो आपने नोटिस किया होगा कि हमने 1947 से लेकर और 1991 तक जो हमारा मुख्य भूमिका रही है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, वो सोवियत संघ के साथ निकटता की रही। हम गुटनिरपेक्षता की बात तो करते रहे हैं, लेकिन उस गुटनिरपेक्ष में कहीं ना कहीं हम एक पावर ब्लॉक सोवियत संघ या साम्यवादी सिस्टम के बहुत नजदीक रहे। और 1991 में क्योंकि वो और कई बार ये सवाल मॉडल ही फेल हो गया, तो हमने बिल्कुल यू टर्न लिया, और यू टर्न में हमने अमेरिका से घनिष्ठता के संबंध बनाए। और इसका परिणाम यह है कि 2002 से 2020 तक हमने 4 सैन्य समझौते अमेरिका से किए हैं। उसको यदि हम रियलाइज करें तो हम कह सकते हैं वी बिकम इनफॉर्मल अलाई ऑफ द यूएसए। चाहे हमने नाम नहीं दिया सैन्य संगठन का हिस्सा, लेकिन हम अमेरिका के सैन्य संगठन का अनौपचारिक रूप से हिस्सा बन गए हैं। क्योंकि उस सारे चारों समझौते को यदि आप रियलाइज करेंगे तो सारी ऑपरेशनलिटी है जो आपकी डिफेंस की, वो दोनों के मिली जुली तरीके से, और उसका नतीजा आपको पता है, चाहे क्वाड के माध्यम से देख लीजिए, चाहे और कहीं माध्यम से देख लीजिए, हम अमेरिका से घनिष्ठ सैन्य संगठन के रूप में नजदीकियां बना रहे हैं। तो एक सबसे पहला यू टर्न ये हुआ, परिवर्तन ये हुआ कि हम सोवियत संघ से हटकर और अमेरिका से नजदीकी वाला रिश्ता, और खासतौर से सैन्य संगठन के रूप में, क्योंकि नॉन अलाइनमेंट में पहली कंडीशन ये थी हम किसी भी सैन्य संगठनों का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन 1991 के कलेक्टर प्रपोजल से लेके और 4 ये यदि आप जोड़ेंगे तो बिल्कुल आपने यू टर्न की फॉरेन पॉलिसी हमने अपनाई। दूसरी यदि बात करेंगे तो हमने नॉन अलाइनमेंट से अब मल्टी अलाइनमेंट की बात करने लगे। पहले हम नॉन अलाइनमेंट थे कि हम गुटनिरपेक्ष रहेंगे, हम डिफेंसिव रहेंगे, मेरिट पर फैसले करेंगे, किसी ब्लॉक में शामिल नहीं होंगे। अब आप जो है विभिन्न शक्तियों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एक नया नाम दे दिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और लगभग सारी बड़ी शक्तियां, चाहे वो रूस है, चीन है, फ्रांस है, जर्मनी है, अमेरिका, सबके साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे नाम थोड़े थोड़े भिन्न है, लेकिन मूलतः यही है। और 30 के करीब देशों के साथ आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो जहां हम अलाइनमेंट का बिल्कुल विरोध करते थे, हम बिल्कुल अब मल्टी अलाइनमेंट की बात करने लगे। हमारी विदेश नीति में ये भी एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ। जहां हम डिफेंस सेक्टर में अलग तरह की बात करते थे, अब ऐसा नहीं है, अब हम मल्टी अलाइनमेंट की बात करने लगे। तीसरी बात जो हमें परिवर्तन दिखती है, वो जो भी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी या जो भी 91 तक की पॉलिसी थी, मेनली डिफेंसिव थी। हम सिर्फ ऑफेंसिव आक्रामक तभी होते थे जब राष्ट्रीय हित को संकट हो, जैसे 1971 में जब हमें लगा, क्योंकि ये 1971 में जो हुआ ये अचानक नहीं हुआ। 1969 में आपके हमें ये प्रपोजल था यूएसएसआर की तरफ से कि सिक्योरिटी ऑफ एशिया, कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑफ एशिया की बात करें। ग्रोमिको ने ये प्रपोजल दिया था, लेकिन हमने एक बहाने से या दूसरे से उसको नकारते रहे। लेकिन जब 1970 में अमेरिका, पाकिस्तान और चीन का एक गुट बन गया और हमें लगा
कि अब दोनों तरफ से गेट पकड़ के दिक्कत मार होगी दी, और अब अपनी एक्सीडेंट हो गया, सुरक्षा मुश्किल एक्सीडेंट हो होगी, गया, हमारे तो खड़े हमने हो जाओ थोड़े। सोवियत संघ को आमंत्रित किया और उनके विदेश मंत्री भारत आए और 1971 की जो संधि हुई और उस संधि में एक पर्टिकुलर क्लॉज जोड़ा जो बाद में 91 वाली संधि में नहीं है, उसमें एक पर्टिकुलर क्लॉज जोड़ा कि यदि दोनों की सुरक्षा को कोई खतरा होगा तो एक दूसरे की सहायता करेंगे। अब रशिया की उस समय के सोवियत संघ की सुरक्षा की तो आप गारंटी नहीं कर सकते क्योंकि वो एक महाशक्ति था, तो इसका मतलब है भारत की सुरक्षा की खतरा होगा तो सोवियत संघ मदद करेगा और ऐसा हुआ भी। 1971 में जब अमेरिका का 7वां जंगी बेड़ा बे ऑफ बंगाल में आ गया तो सोवियत संघ ने इस संधि का हवाला देते हुए व्लादिवोस्टोक से अपना जहाजी बेड़ा वहां से चालू कर दिया था कि यदि भारत पाक युद्ध में कोई बाहरी शक्ति हिस्सा लेगी तो सोवियत संघ जो है भारत की तरफ से मदद करेगा। इसलिए ना तो चीन ने इंटरवेंशन किया ना अमेरिका ने इंटरवेंशन किया, तो वहां पर हम छोड़ के बाकी सारा पीरियड आपका डिफेंसिव फॉरेन पॉलिसी का रहा। लेकिन अब हम आक्रामक की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया, अब आप जो है हथियारों की बात करते हैं, आप परमाणु युद्ध की बात करते हैं, अब आपको सशक्त सैन्य व्यवस्था की बात करते हैं, अब आपने मिलिट्री समझौते कर लिए हैं बिल्कुल जो डिफेंस में होने चाहिए, आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करते हैं तो डिफेंसिव से ऑफेंसिव फॉरेन पॉलिसी की तरफ, आक्रामक फॉरेन पॉलिसी की तरफ बढ़ गए। ये भी तीसरा बदलाव हमें देखने को मिलता है। चौथा बदलाव यदि देखें, हालांकि हमने थर्ड वर्ल्डिज्म नॉन अलाइनमेंट में खूब पालन किया, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के ज्यादातर देशों का इकट्ठा किया, 120 देशों का बड़ा संगठन बनाया और जिसमें नेहरू, नासर, टीटो 3 प्रमुख नेता थे, सुकार्नो को भी जोड़ते तो 4 प्रमुख नेता थे अगुआ के तौर पर। लेकिन अब हमने ऐसा नहीं है उसको छोड़ दिया, लेकिन वो टर्मिनोलॉजी बदल गई। अब हम तीसरी दुनिया नहीं कहते क्योंकि जब पहली दुनिया नहीं रही तो दूसरी अलग होगी, तीसरी दुनिया का सवाल ही खत्म हो गया। पहले तीसरी दुनिया था 2 सुपर पावर और तीसरा था। अब क्योंकि ना पहला वर्ड है ना दूसरा वर्ड है, नई स्थिति है। लेकिन हम यदि अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें तो मैंने बताया कि हमने बड़ी सभी शक्तियों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर ली है, लेकिन इसके बावजूद कुछ हमने अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के छोटे देश जो बहुत शक्तिशाली नहीं है, रवांडा फॉर एग्जाम्पल, ऐसे देशों से भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, तो कहीं ना कहीं हम उस विकल्प को भी नहीं छोड़ रहे कि जो तीसरी दुनिया के या जो विकासशील देश है उनको भी हमने अपने साथ रखना है। ये भी कहीं ना कहीं कुछ परसेंट जो है विदेश नीति निर्माताओं के दिमाग में है कि हम केवल शक्तियों से ही नहीं जुड़ेंगे बल्कि जो छोटे राष्ट्र है, क्योंकि जैसे आपके जनरल असेंबली है उसमें तो 1 नेशन 1 वोट है, तो हमें न केवल सिक्योरिटी काउंसिल में मजबूती होगी, हमें यहाँ भी मजबूती चाहिए, तो वो भी विकल्प कहीं ना कहीं अभी खुला रखा है। चौथा जो परिवर्तन है कि नॉन न्यूक्लियर से अब न्यूक्लियर की तरफ ट्रांसफर हो गई। हमने 98 तक अपने आप को, 74 तक तो हमने वैसे ही कहा, नेहरू जब बात करते थे तो ऑटम फॉर पीस की तो बात करते थे कि ऑटम का अधिकार तो नहीं छोड़ेंगे परमाणु का, लेकिन हम उसका प्रयोग एनर्जी के लिए या उन उद्देश्यों के लिए करेंगे जो गैर सैन्य हो। और 1974 में भी आप देखिए जब पोखरण 1 किया तो उसका नाम था PNE, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो उसमें भी हमने कहा शक्ति के लिए नहीं कर रहे, हथियारों के लिए नहीं करते, शांति के लिए करते हैं, क्योंकि परमाणु का प्रयोग सिर्फ युद्ध में ही नहीं होता, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, आपका कैंसर ट्रीटमेंट है, बीज की ट्रीटमेंट है और बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें रेडिएशन टेक्नोलॉजी काम आती है, तो हम उनमें करेंगे। लेकिन 98 में तो हमने कह दिया जब 5 परमाणु पोखरण किए कि अब हम परमाणु शस्त्र हथियारों के सक्षम बन गए, तो वी बिकम डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर। तो अभी तक जो ये वर्चस्व 5 देशों के पास था, 5 वही सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर थे और वही 5 संयोग से परमाणु मेंबर भी थे, उसमें और किसी की एंट्री नहीं थी। तो इंडिया ने अपने आप को स्पष्ट किया कि अब इंडिया जो है परमाणु हथियार बनाएगा, एक परमाणु शक्ति के रूप में होगा। और ये मैंने बताया जो मिसाइल थी उनको अब परमाणु लैस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी और उसमें ज्यादातर मिसाइल्स को अब अपग्रेड कर रहे हैं कि इसकी रेंज कम से कम इतनी हो, इंटरकॉन्टिनेंटल, चाहे चाइना का कोई भाग हो चाहे अमेरिका का कोई भाग हो, कि विश्व के हर भाग में अटैक करने की क्षमता भारत रखता हो। तो इसलिए नॉन न्यूक्लियर से अब हम न्यूक्लियर, डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर की तरफ आ गए। ये बड़ा एक बदलाव देखने को मिला।
इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हमने हार्ड पावर पर ही काम किया, हमने एक और बात नहीं, फोन बंद कर दीजिए। हम सिर्फ हार्ड पावर की तरफ ही नहीं, हम सॉफ्ट पावर का भी यूज करने लगे। सॉफ्ट पावर होती है जहां आप कम्युनिटी ऑफ नेशन में, राष्ट्रों के समूह में अपने आप को स्वीकृत करा लें, उन माध्यमों से, कल्चर से, सिनेमा से, रिलीजन से, इन चीजों से। तो आज हम उसकी भी बात करते हैं सॉफ्ट पावर के तौर पर, खासतौर से जो PIO, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, 200 के करीब देशों में भारतीय मूल के लोग रहते हैं, तो उनके प्रति दृष्टिकोण से, बॉलीवुड की फिल्म से, डेमोक्रेसी की कल्चर से, नॉन वायलेंस, जो कि अब UN ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, नॉन वायलेंस के माध्यम से भी मजबूत है। भारत एक ऐसा तीसरी दुनिया का देश है जहां डेमोक्रेसी का रिकॉर्ड बहुत क्लीन है। 47 से आज तक इतने ज्यादातर देशों में खत्म हो गई डेमोक्रेसी, जहां तीसरी दुनिया में आई थी। हमारी जो कल्चरल इशू है, प्लूरलिज्म का, सेकुलरिज्म का, ये सारे इशू हैं, और नॉन वायलेंस का जो गांधीयन एथिक्स है। तो हम सॉफ्ट पावर के माध्यम से भी अपनी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने की काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उनसे भी हमारे आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक उन सरोकारों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, बजाय उन सरोकारों के जो सैन्य से संबंधित है, वो हम नहीं कर रहे हैं। इसके साथ जो है, हमने प्रोटेक्टिव इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी की तरफ भी शिफ्ट कर लिया। जैसे कि मैंने बताया था कि 1991 तक हमारी क्या थी, प्रोटेक्टिव इकोनॉमी थी। हमने फेरा वगैरह लाके निश्चित सुनिश्चित कर लिया था कि 49% से ज्यादा बाहर के देशों की भागीदारी नहीं होगी, ताकि जो डोमेन कंट्रोल है वो हमारे पास रहे। दूसरा, हमारा आधा जो सेक्टर था वो PSU था, पब्लिक सेक्टर, सरकारी नियंत्रण में था, आधा प्राइवेट में था। बहुत सारे जो सेंसिटिव एरिया थे, डिफेंस या दूसरे, उसमें हम बाहर की भागीदारी नहीं अलाउ करते थे। लेकिन 91 के बाद यहाँ भी टर्न हो गया। आज यदि देखें आप हमारी, क्योंकि अब फॉरेन एड खत्म होगी, फॉरेन एड का जमाना गया, 1991 तक खत्म होगी, जब राष्ट्र एक दूसरे के ग्रुप में शामिल करने के लिए थे। अब इसको चेंज कर लिया FDI में। भैया बहुत जरूरी काम है, कोई मोबाइल देख लो, मैं तो बाद में बोलूंगा। मेरे को ये शौक नहीं है, मैं फालतू नहीं बोलता, जब तक आप सुनेंगे मैं बोलूंगा नहीं, मैं खत्म कर दूंगा। आई हैव नॉट कम टू डिस्टर्ब। आप मोबाइल मूवी देखना चाहते तो बाहर जाइए, ये ना मेरी क्लास में होता, ना मेरे लेक्चर में होता है। तो आप अब वो आर्थिक जो सहायता का दौर खत्म हो गया, जब क्योंकि दो गुट थे तो सहायता देके एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे। अब FDI का जमाना आ गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट के लिए आपको मार्केट खोलनी पड़ेगी, मार्केट खोलेंगे जब भी आएगा, और मार्केट में ऐसे एवेन्यूज देने पड़ेंगे जिससे बाहरी जो इन्वेस्टर है उसको लगे कि, क्योंकि बिजनेसमैन फायदे के लिए आएगा, नुकसान के लिए नहीं आएगा। तो या तो PPP मॉडल आपने शुरू कर दिया, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से बनाने लगे, या FDI का रेंज आपने बढ़ा दिया। तो अब तो 74 से लेकर इवन कई क्षेत्रों में तो 100% तक FDI हमने अलाउ कर दी। तो जो इकोनॉमी हमने फॉरेन डायरेक्ट हम क्या करते थे पहले कि बाहर से चीजें आती थी, उस पर टैक्स इतना ज्यादा लगा देते, 300% तक की ड्यूटी थी इलेक्ट्रॉनिक्स या दूसरे, ताकि बाहर से सामान लाए उसको यहाँ के सामान के समकक्ष पड़े। तो इसलिए हमारी यहाँ की लोकल इंडस्ट्री प्रोटेक्ट हो। अब वो प्रोटेक्शन छोड़ दिया, अब तो हमारी कंपनियां भी बाहर इन्वेस्टर के तौर पे है, और बाहर की कंपनियां भी यहाँ इन्वेस्टर के तौर पे है। तो ये एक बड़ा बदलाव इकोनॉमी की बात किया कि अब हमने ओपन मार्केट इकोनॉमी में आ गए, और इसका फायदे भी है, नुकसान यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा तो वो टॉपिक और चला जाएगा। तो वो किस तरह से दो पैरेलल क्लास होगी या किस तरह से गैप हो गए, ये अलग मुद्दा है। वो फॉरेन पॉलिसी को कैसे प्रभावित करेगा, ये भी अलग मुद्दा है, फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सच है कि अब हमने ओपन इकोनॉमी में कई चीजों में 100%, कहीं पे 74, 49 वाला टैग हटा दिया, और फेरा की जगह फेमा आ गया कि फॉरेन मेंटेनेंस एक्ट है। सिर्फ आप रिकॉर्ड रखिए क्या इन्वेस्टर है, कंट्रोल नहीं रहा अब गवर्नमेंट का कि इन्वेस्टर पर उस तरह कंट्रोल हो। और जो तीनों माध्यमों से जो हम मंगाते हैं, चाहे RBI से या स्टेट गवर्नमेंट से, अब उसको भी बड़ा सिंप्लीफाई करके डिपार्टमेंट लेवल पर कर दिया। डिपार्टमेंट से सीधा इन्वेस्टर कर सकता है। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए, PIOs के रिस्ट्रिक्शन हटा दिए बहुत सारे, कि यदि इन्वेस्ट करता है पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन तो उसको भी कई सुविधा दे दी।
हम इकोनॉमी में भी ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्म हो गए इन 30 सालों में। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत सारे मेजर चीजें है और भी बहुत ज्यादा, लेकिन समय की भी सीमा है, बाकी लोग भी बोलेंगे। तो ये एक पहलू मुझे लगा कि जो 1991 से आज तक की विदेश नीति में बदलाव के मेन बिंदु है, और बहुत से लेकिन मेजर बिंदु तक मैं सीमित रहूंगा, ये देखने को मिला। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में कंटिन्यूटी नहीं, निरंतरता नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि नेशनल इंटरेस्ट ऐसी चीज है कि विदेश नीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता, ना कोई परमानेंट एनिमी होता, परमानेंट होता है नेशनल इंटरेस्ट। राष्ट्रीय हित परमानेंट होते हैं। यदि आपके राष्ट्रीय हित दोस्ती से है तो आप दोस्ती करोगे, यदि दुश्मनी से है तो वो करोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता कि ये परमानेंट है। डायनेमिज्म है, चेंज होता है जैसे परिस्थितियां बदलती है। और जैसे मैंने बताया कि बाह्य और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति बदली तो ये परिवर्तन भी जरूरी था। लेकिन बहुत सारी चीजें यदि बिटवीन द लाइंस देखोगे, हर नेता, खासतौर से 2014 के बाद तो ये कहा जाता है कि फॉरेन पॉलिसी हमने बिल्कुल बदल दी। उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि 2014 के बाद जो सरकार आई है वो आइडियोलॉजिकली पहली सरकार, मुख्य तौर पे कांग्रेस का जो रिजीम था उससे एक विचारधारा का भिन्नता है। और जब भी विचारधारा की भिन्नता वाली सरकार आती है तो नेचुरली उनके बाकी आचार व्यवहार के साथ विदेश नीति में भी उनकी सोच परिलक्षित होती है। तो जरूरी बात है वो अपनी सोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए फॉरेन पॉलिसी में भी बदलाव करेंगे। एक तो ये है। दूसरा कारण ये है कि जो अब सरकार आई है वो एंटी कांग्रेसिज्म थ्रस्ट के कारण आई है। तो उसमें एक बिंदु ये भी है कि बिटवीन द लाइन देखेंगे तो गैर नेहरूकृत विदेश नीति होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि विदेश नीति में बहुत बड़ा हाथ जवाहरलाल नेहरू का है, क्योंकि वो फाउंडिंग प्राइम मिनिस्टर नहीं, 17 साल विदेश मंत्री भी थे। तो अब जो सरकार है 14 के बाद, उनका ये है गैर नेहरूकृत विश्व व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें फॉरेन पॉलिसी हमारी ऐसी होनी चाहिए। तो ये भी एक चीज है। यहाँ हम ये नहीं जाएंगे गलत कौन है सही कौन है, वो एक अलग बिंदु है। लेकिन ये स्पष्ट है कि डिपार्चर की कोशिश की गई कि भाई गैर नेहरूकृत, गैर कांग्रेस और गैर जो पुरानी विचारधारा के एक नई तरह की सोच की विदेश नीति, ये स्पष्ट है। लेकिन फिर भी कुछ एरिया ऐसे हैं जिसमें कैमोफ्लेजिंग तो शब्दावली में होती है, लेकिन यदि बारीकी से देखेंगे बिटवीन द लाइंस तो आपको लगेगा कंटिन्यूटी, निरंतरता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं आपको, पहली बात करेंगे नेबर्स फर्स्ट। ये वर्तमान सरकार का भी पहला मैनिफेस्टो 14 का देखेंगे तो सबसे पहला विदेश नीति में था नेबर्स फर्स्ट की पॉलिसी, और ये आज भी कंटिन्यूटी। तो ये निरंतरता में रही है शुरू से। यदि आप 47 से ले तो हमने 1954 में पंचशील बनाया था, वो भारत चाइना व्यापार के समझौते में जरूर इंट्रोडक्शन में था, लेकिन उसका जो रोल मॉडल था वो ये था किसी भी पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध बनाने के 5 पैरामीटर ये हैं। हम एक दूसरे की इंटरफियरेंस नहीं करेंगे, उसकी सीमाओं की वो बनाए रखेंगे, और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें एक कोड ऑफ कंडक्ट था विद नेबर्स। तो हमने 54 से ही अपनाया था कि पड़ोसियों से मधुर संबंध रखने हैं, और पंचशील केवल भारत और चीन की नहीं थी बल्कि भारत के सभी पड़ोसियों को ध्यान में रखते थे। इसके बाद 70 के दशक में ये हुआ कि जो भारत की प्रगति हुई, चाहे सैन्य या आर्थिक प्रगति, तो उससे जो छोटे पड़ोसी देश हैं, जो बहुत छोटे थे, उनको असुरक्षा की भावना होगी, तो भारत को बिग ब्रदर्स की तरह देख रहे। अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने देखा गुजराल डॉक्ट्रिन आया। गुजराल सिद्धांत क्या था कि छोटे पड़ोसी देशों से बिना रियायत लिए एक तरफा कंसेशन देंगे, कि छोटे पड़ोसियों को हम उनसे बदले में नहीं लेंगे, उनको एक तरफा कंसेशन देंगे ताकि उनका विश्वास बढ़े भारत में। तो वही बात इस सरकार ने की कि नेबर्स फर्स्ट। आपने देखा मोदी जी पहले नेपाल गए, फिर भूटान, फिर सभी पड़ोसी राज्यों में 3 सालों के पहले ही टाइम में गए, बहुत सारे समझौते भी किए, चाहे वो बांग्लादेश से बॉर्डर की बात हो या दूसरी बात हो। तो कहने का ये थे पड़ोसी से मधुर संबंध की नीति हमारी प्रारंभ में भी थी, आज भी है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। वो निरंतरता से स्वरूप बदला है, तरीका बदला है, रणनीति बदली है, उनसे इस तरह विमर्श बदला है, लेकिन पड़ोसी फर्स्ट आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने पहले थे प्रारंभ से लेकर। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं
कि मैंने बताया कि आपको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहने लगे हम नॉन अलाइनमेंट की बजाय कि सामरिक साझेदारी। लेकिन आप थोड़ा सा और बिटवीन द लाइन पढ़िए, जब सामरिक साझेदारी की बात करते हैं तो वो ये भी कहते हैं भारत जो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखेगा, सामरिक स्वायत्तता बना रखेगा। तो नॉन अलाइनमेंट की एक तरह की यही पॉलिसी थी कि भाई हम दोनों गुट में जाने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखेंगे, ना तो हम अमेरिका के पिछलग्गू होंगे ना सोवियत संघ के, हम अपनी स्वायत्तता बनाए रखेंगे, हम अपना विकल्प रखेंगे। तो वही बात आज नए तरीके से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं कि हम जो है सामूहिक तौर पे स्वायत्त है, हम खुद निर्णय करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपके नॉन अलाइनमेंट के उस विकल्प की तरह से ही है, सिर्फ इसका स्वरूप अलग है। दूसरी बात, तीसरी बात यदि आप कहेंगे न्यूक्लियर ऑप्शन ओपन, मैंने जैसे बताया था नेहरू ने भी कहा था न्यूक्लियर कैप की बात चलने लगी या एनपीटी की बात चलने लगी तो उन्होंने कहा